तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, 2025 में बैडमिंटन के लिए खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? आपके विकल्प हैं: 1. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। 2. साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। 3. किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्मण सेन। 4. मनिका बत्रा और शरद कमल। अब ध्यान से सोचिए, खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। ये केवल उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया हो। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, यानी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ये दोनों भारतीय बैडमिंटन के डबल्स खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2024 में शानदार प्रदर्शन किया और कई अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते। यही कारण है कि वर्ष 2025 में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत ने एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? आपके विकल्प हैं: 1. 83, 2. 87, 3. 90, 4. 80। अब ध्यान से सोचिए, योगासन खेलों में भारत का प्रदर्शन हमेशा ही शानदार रहता है, क्योंकि योग भारत की प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसमें भारतीय खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, यानी 83 स्वर्ण पदक। इस चैंपियनशिप में भारत ने 83 गोल्ड मेडल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। इतने स्वर्ण पदक जीतने से भारत ने यह साबित कर दिया कि योग की असली शक्ति और परंपरा भारत में ही है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत का 2025 की यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई 2023 में कौन सा स्थान है? आपके विकल्प हैं: 1. 125, 2. 130, 3. 133, 4. 145। अब जरा सोचिए, एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब है किसी देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के आधार पर प्रगति को मापना। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, यानी 130वां स्थान। भारत का एचडीआई 2023 में स्कोर रहा लगभग 0.644। ये रैंकिंग बताती है कि भारत लगातार सुधार कर रहा है, लेकिन अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में और काम करने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि पिछले वर्षों की तुलना में भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मालवा उत्सव किस राज्य का है? आपके विकल्प हैं: 1. मध्य प्रदेश, 2. उत्तर प्रदेश, 3. महाराष्ट्र, 4. गुजरात। अब सोचिए जरा, मालवा नाम आपने जरूर सुना होगा। ये क्षेत्र भारत के किस राज्य में आता है? बिल्कुल सही, ये क्षेत्र मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, यानी मध्य प्रदेश। मालवा उत्सव हर साल मध्य प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें लोक नृत्य, संगीत, पारंपरिक कला और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाता है। इस उत्सव का आयोजन मुख्य रूप से उज्जैन और इंदौर जैसे शहरों में किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के वेसाक दिवस 2025 का मेजबान देश कौन है? आपके विकल्प हैं: जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम। अब ध्यान से सोचिए, वेसाक दिवस बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल बड़े स्तर पर आयोजित करता है। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, यानी वियतनाम। वेसाक दिवस 2025 की मेजबानी वियतनाम कर रहा है। वियतनाम बौद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस आयोजन में दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु, विद्वान और अनुयायी हिस्सा लेते हैं। अब बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने राशन के लिए फेस ऑथेंटिकेशन यानी फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? आपके विकल्प हैं: केरल, असम, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। अब जरा सोचिए, राशन वितरण में पहले आधार कार्ड या अंगूठे के निशान यानी बायोमेट्रिक से पहचान होती थी, लेकिन अब नई तकनीक आई है जिसमें चेहरे की पहचान यानी फेस ऑथेंटिकेशन से राशन उपलब्ध कराया जाएगा।
तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की। इस तकनीक से अब लोगों को अंगूठे के निशान या मशीन की गड़बड़ी की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। इससे राशन वितरण और भी पारदर्शी और तेज हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सकल संग्रह यानी ग्रॉस कलेक्शन कितना रहा? आपके विकल्प हैं 20.18 लाख करोड़ रुपए, 22.08 लाख करोड़ रुपए, 19.75 लाख करोड़ रुपए, 23.50 लाख करोड़ रुपए। अब जरा सोचिए, सकल संग्रह से तात्पर्य है सरकार को मिलने वाली कुल राजस्व राशि, जिसमें टैक्स और अन्य स्रोत शामिल होते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार का कलेक्शन उम्मीद से बेहतर रहा। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 यानी 22.08 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़ा बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। इसमें जीएसटी, आयकर और सीमा शुल्क जैसे स्रोतों से अच्छी वसूली हुई है। इससे सरकार को विकास और जन कल्याण योजनाओं में अधिक निवेश करने का अवसर मिला। अब हम बढ़ते हैं आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल किस स्थान पर आयोजित किया गया? आपके विकल्प हैं लद्दाख, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब ध्यान से सोचिए, एस्ट्रो टूरिज्म यानी खगोल टूरिज्म, ये वो टूरिज्म है जिसमें लोग तारों, ग्रहों और आकाशगंगा को नजदीक से देखने और समझने के लिए आते हैं। भारत में ऐसा पहला बड़ा आयोजन हुआ है जिसमें पर्यटक और वैज्ञानिक दोनों ने भाग लिया है। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 यानी लद्दाख। भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल लद्दाख में आयोजित किया गया। यहाँ का साफ और प्रदूषण रहित आसमान तारों को देखने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस आयोजन में एस्ट्रो प्रेमियों को टेलीस्कोप के माध्यम से ग्रह नक्षत्र और आकाशगंगा को देखने का अवसर मिला। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी यानी 9वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में सीमा यानी बॉर्डर हॉटलाइन स्थापित की है? आपके विकल्प हैं नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। अब ध्यान से सोचिए, सीमा हॉटलाइन का मतलब है एक ऐसी सीधी संचार व्यवस्था जिससे दोनों देशों के अधिकारी आपस में तुरंत संपर्क कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य है सीमा पर शांति बनाए रखना और किसी भी विवाद को तुरंत हल करना। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 यानी बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में सीमा हॉटलाइन स्थापित की है। इससे दोनों देशों के सीमा बल यानी बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच सीधा और तेज संवाद संभव होगा। ये कदम दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाएगा और सीमा सुरक्षा में सहयोग बढ़ाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 10वें और आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ फ्रीडम सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं बहरीन, बारबाडोस, ब्राजील, बोलीविया। अब जरा सोचिए, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम उस देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। ये सम्मान केवल उन्हीं नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने उस देश के साथ गहरे और सकारात्मक संबंध बनाए हों। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 यानी बारबाडोस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में बारबाडोस सरकार ने ऑर्डर ऑफ फ्रीडम सम्मान से सम्मानित किया। ये बारबाडोस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान भारत और बारबाडोस के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों की मान्यता के रूप में दिया गया। तो दोस्तों, अब हम एक बहुत खास टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में किन किन देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। सबसे पहले बारबाडोस, यहां मोदी जी को मिला ऑर्डर ऑफ फ्रीडम सम्मान। दूसरा, फिजी, यहां मोदी जी को मिला कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तीसरा, मिस्र यानी इजिप्ट, इजिप्ट ने उन्हें महा द ऑर्डर ऑफ द नाइल। चौथा, रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल से। पांचवां, सऊदी अरब, यहां उन्हें दिया गया ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। तो दोस्तों, ये सभी पुरस्कार इस बात का प्रतीक हैं कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग देशों द्वारा दिया गया ये सम्मान केवल उनके नेतृत्व की पहचान नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव का भी प्रमाण है।